वन और दो में से दोनों मिलाकर। मैंने आपसे एंड का कोड पूछा है, एंड यहां भी एंड यहां भी, दोनों में एंड है, तो दोनों में कॉमन आपका सिंबल है ये, इसलिए कंफर्म एंड का कोड मिल जाएगा। तो इस केस में एंड का कोड है ये डॉलर चिन्ह आपका। यहां पर एंड यहां है, तो बोले एंड का कोड 432 में कोई भी हो सकता था, लेकिन 2 नहीं हो सकता है, 2 यहां है जो आपका स्काई के लिए यूज हो रहा है, इसलिए 2 नहीं हो सकता है। 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 आपका यहां भी था जो अर्थ के लिए आप यूज कर रहे थे। देखिए दोनों में अर्थ है, उसके लिए यूज कर रहे थे आप। तो अब बताइए कंफर्म एंड का कोड 3 हो जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर कंफर्म है। भले ही डिफरेंट है, वहां डॉलर यहां 3, लेकिन डेफिनेट तो है, इसलिए दोनों मिलाकर नहीं, किसी एक से काम हो जाएगा, या तो 1 नंबर या 2 नंबर, किसी एक से हम आंसर देंगे। तो आंसर इसमें होगा आइदर 1 और 2 सफिशिएंट। आंसर हो गया, क्या दिया जाए? दोनों मिलाकर होगा, 1 नंबर से हो जाएगा। एक नंबर से हो गया। कितना संतान है? सोहनलाल को कितने संतान हैं? अब एक बात ध्यान रखेंगे, डेटा सफिशिएंसी में अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंफॉर्मेशन तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा जिसमें उसका नाम दिया हुआ है, वो तो यूज करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सोहनलाल की पुत्री रेखा, ये सोहनलाल को सन और ये सोहनलाल को डॉटर, ये मिला देंगे तो ये चिल्ड्रन। यही पूछा गया, कितने संतान हैं, यानी कितना पुत्र और पुत्री है, मिला दो तो बन जाएगा। इसलिए कहा कि पहले क्वेश्चन जो पूछा जाए पहले उसको सोचिए क्या पूछा गया है। अब पढ़ें। सोहनलाल की पुत्री रेखा के भाई नवीन को उतने ही भाई हैं जितनी बहनें हैं। तो नवीन को भाई S-1 है। सोहनलाल का पुत्र है नवीन, मान लीजिए उसके पुत्र इतने सारे हैं, उसमें नवीन खुद भी है, तो नवीन को जो भाई रहेगा वह तो जो रेस्ट बचेगा वही तो होगा, तो अपने आप को तो माइनस करेगा ना वो। इसलिए नवीन का भाई जो है वह है S-1। यह है नवीन के भाई S-1। उतने ही भाई हैं जितनी उसकी बहनें हैं, ये बराबर D। यह है नवीन की बहन, यही है। अब बताइए S-1 इज इक्वल टू D से क्या आप संतान की संख्या निकाल सकते हैं? आपने कह दिया 3, आप सोचे अच्छा 2 और 1 3, ठीक है।
3 और 2 5 भी तो हो सकता है, 3 और 2 5 भी तो हो सकता है वैसे केस में, 4 और 3 7 भी तो हो सकता है। कहां क्लियर हो पाया है? एक से नहीं बन पाया। दो देखिए, रेखा की बहनों की संख्या, बोले रेखा की बहन बराबर d -1। -1 क्या हुआ? तो रेखा अपने आप को हटा देगी। पुत्री सोहनलाल की पुत्री की संख्या में रेखा भी इंक्लूडेड है, उसको जो बहन होगी वह तो -1 हो जाएगा उस केस में। तो ये पोर्शन रेखा की बहन। रेखा की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की आधी है। तो बोले भाई उसको कितने हैं? s/2। ये हो गया भाइयों की संख्या की आधी। अब बतलाइए क्या इस इक्वेशन से आप s और d का एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते थे? नहीं। लेकिन ये तो बोलिए ओनली 2 से भी नहीं बन पाया। अब दोनों को मिला करके बन जाएगा। दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व, अब मैथ्स में जैसे नजर आएगा या रीजनिंग में, दोनों जगह ये क्वेश्चन दिख सकता है। तो इस केस में ना हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं अच्छा मिला करके चलोगे ना, तो सॉल्व करने लगते हैं। s-1 बराबर d, तो s इज इक्वल टू, सेकंड वन लेते, ट्वाइस ऑफ d -1, तो d हो गया s-1, ये -1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये रहेगा आपका। ऐसे करके आप चलते, s इज इक्वल टू 2s -4, ये वाला इधर, ये वाला इधर बुला लेते हैं। s इज इक्वल टू 4। आप चाहे तो d, जैसे मैंने d के जगह, यहां पर d के जगह मैंने s -1 लिख दिया। आप चाहे तो s के जगह भी यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू d+1, यहां भी d+1 लिख सकते थे, जैसे बनाइए। s का नंबर निकल गया 4। बोलिए s का वैल्यू 4 है तो 4 में 1 घट गया 3, तो ये वैल्यू हो गया 4 और ये वैल्यू हो गया 3, मिल करके हो गया 7। इसमें आपका नवीन था, तो नवीन को 3 भाई और 3 बहन, रेखा इसमें है तो रेखा को बहन है 2 और भाई है 4, तो भाई की संख्या का 50% आधा है उसके बहन की संख्या। तैयार हो गया। तो यहां पर आंसर था, दोनों मिला करके सफिशिएंट था। क्या बोल रहे हैं? किसमें? संतान की संख्या। संतान में कौन कौन आ जाएगा? सोहनलाल को कितने संतान हैं? संतान में पुत्र और पुत्री मिलाकर बोलना था। यह कहता है सोहनलाल की पुत्री रेखा के भाई नवीन को, तो सोहनलाल की पुत्री रेखा है, उसका भाई कौन है? नवीन। नवीन को उतने ही भाई हैं जितनी बहन है, तो नवीन को एक भाई अगर हो और एक बहन, तो टोटल 3। मान लो मैं नवीन, तो मुझे एक भाई और एक बहन, तो टोटल 3 आदमी हो जाएगा। नवीन को 2 भाई और 2 बहन, तो इधर 2 1 3 2 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट वन से कहां निकल पाएगा? उससे पूरा नहीं निकल पाएगा आपका, इसलिए अकेले 1 नंबर काम का नहीं था।
40% अंग्रेजी बोलते हैं का मतलब ये सर्कल, 40% या हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, तो बोले या हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं का मतलब ये दोनों मिलाकर 40%। और मैंने आपसे पूछा है इन दोनों का वैल्यू, बोले इन दोनों का वैल्यू मैंने पूछा, हिंदी कितना लोग बोलता है बतलाओ, केवल हिंदी, अच्छा केवल हिंदी पूछा है। बोले ये वाला पोर्शन मैंने सिर्फ आपसे पूछा है, तो नहीं निकल पाएगा अभी नहीं बतला सकते, क्योंकि ये दोनों मिलकर 40 है और ये दोनों मिलकर 40 है। मान लीजिए हम इसका नामकरण करते हैं ABCD, तो बोले A प्लस बी इज इक्वल टू 40% और A प्लस सी इज इक्वल टू 40%। और मैंने आपसे C का वैल्यू पूछा, तो बोले नहीं बतला सकते हैं, डिपेंड करेगा B का वैल्यू क्या निकलेगा। B को अगर यहां 10 रखिएगा तो ये 30, ये भी 10, यानी B और C का वैल्यू बराबर होगा। इतना पता चल रहा है कि B और C का वैल्यू बराबर है, लेकिन कितना होगा नहीं मालूम अभी। सेकंड वन, अब भूल जाए उसको। 40% व्यक्ति न हिंदी न अंग्रेजी बोलते हैं। अब बोलिए इससे भी तो नहीं पता चलेगा, अब दोनों को मिला देंगे तो पता चल जाएगा। बोले दोनों मिला देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो अगर हम दोनों चीज मिला देते हैं तो ये वाला वैल्यू कितना, और यहां से यहां का वैल्यू 40, ये 40 हो गया। तो ये दोनों मिल करके 40 और 40 80 हो गया, तो ये अकेले 20, यही तो पूछा गया, बन गया, मिला दिया तो कम हो गया। अब सोचिए ये दोनों मिलकर के भी 40 था, तो ये वाला भी 20, ये वाला भी 20 हो गया। तो दोनों मिला करके आपका आंसर बनता। हो गया, पढ़ लीजिए खाली अभी पहले। अगर आपका क्वेश्चन अब 2 इंफॉर्मेशन के जगह पर 3-4 इंफॉर्मेशन रहे, तो वो अप्रोच जो था सॉल्व करने का, केवल एक देखना उसमें सही होगा तब ये करना, गलत होगा तो ये करना, वो सब सीखे, वो अब इसमें काम नहीं करेगा। जब आपको अलग से 3-4 इंफॉर्मेशन दे करके पूछा जाता है कि कौन कौन सफिशिएंट है बतलाओ, तो करना यह चाहिए इसमें हर एक इंफॉर्मेशन को आपको अलग अलग लिख लेना चाहिए, कभी भी मर्ज नहीं कीजिएगा, अलग अलग लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया वो ध्यान रखिए और सबको अलग अलग लिखते चलिएगा। उसी लिखने के दौरान मालूम हो जाएगा अपने आप कि किसको मिलाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। एबीसी समान कक्षा के विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा मैंने। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिएगा, आरंभ से ए का स्थान 24वां है, तथा अंत से बी का स्थान 18वां है। यही कहा गया, सीख चुके हैं ये चीज आप रैंकिंग में। अब बताइए क्या इससे आपका आंसर आ पाएगा? जानते हैं एक आदमी का दोनों एंड से अगर पोजीशन मालूम है तो टोटल निकल सकता था। सेकंड वन, आरंभ से सी का स्थान 16वां है, अंत से ए का स्थान 12वां है, 11 के बाद 12।
बोले 1 तो हम लिखे, 2 लिखे, तो दोनों में देखा ए कॉमन है। बोले इसमें ए का ऊपर से नंबर, इसमें ए का नीचे से नंबर, निकल गया, टोटल निकल जाएगा 23, 1 24 और नीचे 11 35। यानी 1 और 2 को मिला करके मेरा आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह गलती नहीं करेंगे। अभी एक बचा हुआ है ना, उस स्टॉल पर ज्यादा बढ़िया खाना होगा, वो तो देखें। इतना ही में पेट भर गया उससे नहीं, अभी आगे तो देखें, और भी हो सकता है। अब तीसरे इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। अब अंत से सी का स्थान 20वां है, 19 21, और आरंभ से बी का स्थान 18 है, 17 1 18। बोलिए अगर हम 2 और 3 को मिलाएंगे तो सी का पोजीशन दोनों एंड से मिल जाएगा। बोले 15 1 16 और 19 35। बोले इससे भी तो बन जाएगा। अगर हम 1 और 3 को मिलाते हैं तो दोनों में कॉमन बी है ना। 17 1 18 और 17 35। बोले इससे भी तो आ सकता है, ये भी तो बतला देगा। तो 1 और 3 से भी आंसर आ जाएगा। अब बतलाएं क्या देना चाहिए, सी या डी। सी क्या बोलना चाहता है, देखिए 1 तथा 2 या 3 में कोई एक। देखिए अगर यही दोनों केवल होता ना, इससे नहीं बनता, तब होता सी आंसर। 1 तथा इन दोनों में से कोई एक, 2 या 3। और डी ऑप्शन क्या करता है, उपरोक्त 1 2 एवं 3 में से कोई 2। अभी वही चीज है ना, 3 में से कोई 2। आप 1 और 2 से बना लो, 1 और 3 से बना लो, 2 और 3 से बना लो। ठीक है, तो उपरोक्त 3 सूचना में से कोई 2। एक चीज और यहां पर समझ लें, एक विकल्प है कोई नहीं। अगर तीनों इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद भी आपका आंसर नहीं बनेगा तो जाएगा कोई नहीं। अगर मान लो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे मेरा आंसर बन गया, लेकिन वो विकल्प में मैंने दिया ही नहीं, तब उस केस में जाएगा इनमें से कोई नहीं। तब जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये अंतर रहेगा दोनों में। ठीक है, लिखिए फिर और आगे सीखते हैं। अब हो गया। छह गांव ए बी सी डी ई तथा एफ में गांव ए से किस दिशा में गांव एफ है। ए से किधर है एफ बतलाना है। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन समझ लेना था। प्रश्न है ए से एफ किधर है, किस दिशा में, डायरेक्शन मैंने पूछा है, किधर है बतलाओ। फर्स्ट वन, डायरेक्शन का आइडिया होगा, याद होगा तो बोले इधर नॉर्थ लिखते हैं ना, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग डायरेक्शन। अब पढ़िए, गांव बी से गांव डी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, गांव बी से गांव डी दक्षिण दिशा में है तथा गांव ए से गांव बी से गांव डी दक्षिण दिशा में है तथा गांव ए से पूर्व दिशा में है। कौन है पूर्व दिशा में? गांव ए पूर्व दिशा में, किसके? गांव बी से गांव डी दक्षिण में
तथा गांव ए पूरब दिशा में है। यही कह रहा है ना। अच्छा बोलिए इसमें एफ का तो नाम आया ही नहीं, तो नहीं सोचेंगे, चिंता नहीं करेंगे, लिखकर छोड़ दीजिए। इसलिए लिखकर छोड़ देंगे, अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ने नहीं जाएंगे दोबारा। लेकिन ये कहेंगे इसमें कहा मुझे ए से एफ का डायरेक्शन बताना है, कहां एफ तो नाम आया ही नहीं। चलो सेकंड वन, अब सेकंड पढ़ रहे हैं। गांव डी से गांव सी पश्चिम दिशा में है, तो ये डी है, उससे सी पश्चिम, तथा गांव एफ उत्तर में। बोले डी से एफ उत्तर में। हो गया, तुरंत ध्यान चला गया, भी दो ही लिखे हम, अरे डी कॉमन है, एफ यहां है और ए यहां, तो देखते हैं मिलाकर बनेगा कि नहीं। बोले डी से ऊपर एफ लिखाएगा, तो डी से ऊपर एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो बोले ए से एफ का क्या डायरेक्शन क्लियर हुआ? डी से ऊपर एफ जाएगा ना, तो ऊपर में यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो ए से वह पश्चिम भी होगा, नॉर्थ वेस्ट भी होगा, साउथ वेस्ट भी हो सकता है। कहां क्लियर हुआ? यानी एक और दो को मिलाने से आंसर नहीं हो पाएगा। यह भी गलत है। रीजन, एक तथा दो या तीन का मतलब क्या होता है? एक और दो से बनेगा और एक और तीन से भी बनेगा। अगर दोनों कंडीशन से बनेगा ना, तब ये लिखने का मेथड होता है, एक तथा दो या तीन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं। गांव एफ से गांव बी दक्षिण दिशा में है। बोले एफ से बी दक्षिण दिशा में है, तथा गांव ई पूरब दिशा में। ठीक है, मुझे ए और एफ को रिलेट करना था, तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो बी कॉमन है। अब बोलिए बी से एफ किधर जाएगा? ऊपर। तो बी से एफ आप कहीं भी ऊपर रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, ए से तो उसका डायरेक्शन कंफर्म नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ए से कंफर्म उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब बताइए किससे आंसर बना? एक और तीन को मिलाकर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन भी आंसर नहीं ला पाता, तब आंसर क्या देते? कोई नहीं। ठीक है, तब देते कोई नहीं। एक और तीन मिलाकर काम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13, नदी के रास्ते शहर ए से शहर बी की दूरी कितनी है? मैथ्स का क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे है, और ये तीन इंफॉर्मेशन देकर ऑप्शंस मैंने आपको दिया। कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा? मैथ्स में जब क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का रहेगा, तो जिस चैप्टर से होता है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। सफिशिएंसी का क्वेश्चन जब मैथ्स में आता है तो हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं कैलकुलेशन में, वो नहीं करना है। इसलिए अगर आपका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो बड़े आराम से काम होगा। बोले अभी कौन सा चैप्टर दिख रहा है? बोट एंड स्ट्रीम है, उस चैप्टर का है।
बोले बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक शहर से दूसरे शहर की बात करें, लाइन हमेशा तिरछा रहेगा, सीधा कभी नहीं। इस तरफ जो ऐसे स्लोप है, ढलान है जिधर, ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा धारा के वेग के साथ, और ये जो कहलाएगा वह अपस्ट्रीम कहलाएगा धारा के विपरीत दिशा में, ये अपस्ट्रीम कहलाता है। यहां से यहां की दूरी वही दूरी होगी जो यहां से यहां की दूरी होगी। बोले दूरी तो बराबर होगी, तो अगर ये दूरी d है, कैपिटल D, तो यहां पर भी ये दूरी कैपिटल D ही तो रहेगा, ये तो वही रहेगा। और हम लोग एक बेसिक जानते हैं, याद कीजिए, पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, पढ़ा था ना। फिजिक्स पढ़ना शुरू किए थे तो एक ही 2-3 दिन के बाद यूनिट डायमेंशन चैप्टर खत्म हुआ था, तो यही चीज तो सीखा था। सीखा है ना, ये यूज करते हैं आप। जब हम डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो होता है वह बोट और वाटर मिलाकर, शांत जल में नाव चलाओ तो नाव की अपनी स्पीड, या स्विमिंग पूल में आप तैरते हैं तो आप जो अपना एफर्ट लगाते हैं उससे तैरते हैं। लेकिन जब बहाव के साथ नदी में आप तैरते हैं तो आप नहीं भी कोई एफर्ट लगाइएगा, केवल ऐसे स्थिर रहिए, बहते चले जाइएगा। यानी धारा का वेग तो है ही, साथ साथ आप भी अगर ताकत लगाइएगा और स्पीड बढ़ेगा। जैसे आप एस्केलेटर पर चढ़ते हैं, अभी तो बहुत कॉमन चीज हो गया है, बड़े बड़े मॉल में या आपके रेलवे स्टेशंस पर भी दिखाई देता है। तो आप उसमें है, सीढ़ी अपने आप बढ़ते जा रहा है, आप गए एक स्टेप पर जाकर खड़े हो गए, तो उसके स्पीड से आप बढ़कर चले गए। लेकिन उसी में आप छलांग लगाना शुरू करते हैं तो निश्चित है कि ज्यादा हो जाता है, तो आपका छलांग लगाने वाला स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड ऐड हो जाता है। तो ऐसे केस में आपका बोट प्लस वाटर होगा, इसका जो वेलोसिटी या स्पीड होगा वो बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड होगा, और इनटू टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, है ना, वो टाइम हो गया टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, जाने में जो समय लगा। निश्चित है जाने में कम समय लगता है, लौटेंगे तो ज्यादा लगेगा। अब एक इक्वेशन तो बेसिक जानते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो बोट माइनस वाटर होगा। जैसे मान लो नदी ऐसे है, आपके शहर में गंगा नदी है, बहाव इस तरफ से इस तरफ है, आप जाइए नदी में खड़े हो जाइए, अपना कोई ताकत मत लगाइए, बह जाइएगा। लेकिन आपको स्थिर रहना है तो ताकत लगाते हैं तो उसके बहाव को रोक लेते हैं। लेकिन विपरीत अगर चलना होगा तो जितना ताकत उधर से लग रहा है उससे ज्यादा लगाएंगे तभी तो चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, एक व्यक्ति उधर से मुझे धक्का दे रहा है, तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ऐसे से पीछे चलते चला जाऊंगा। अगर कहूंगा नहीं मैं स्थिर रहना चाहता हूं तो उसके बराबर का ताकत मैं भी लगाऊंगा। कहेंगे नहीं हम तुमको धक्का देकर हम पीछे कर देंगे, तो निश्चित है उसके ताकत से ज्यादा लगाएंगे, और जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही से तो हम उससे पीछे करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर जो स्पीड आपका होता है वो बोट माइनस वाटर होता है। वाटर से बोट का स्पीड ज्यादा रहेगा तभी तो विपरीत दिशा में वो चल पाएगा, इनटू टीयू, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। यही होता है बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक चीज। पूरे बोट एंड स्ट्रीम का यही बेसिक चीज है। अब क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे। नदी के रास्ते शहर ए से शहर बी की दूरी कितनी है का मतलब मैंने ये पूछा है आपसे, मैंने कैपिटल डी पूछा है, कितना है बतलाओ। तुरंत ध्यान गया कि अच्छा बोट एंड स्ट्रीम का तो कॉन्सेप्ट मालूम है, ऐसे जाता है बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। पहला, धारा के प्रवाह के साथ शहर ए से शहर बी पहुंचने में
3 घंटा समय लगता है। बोले धारा के प्रवाह के साथ का मतलब ये, तो इंफॉर्मेशन नंबर 1 टीडी का वैल्यू दे रहा है, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो बोले सिर्फ इसके वैल्यू से कैपिटल डी तो निकलेगा नहीं, तो केवल एक से नहीं काम होना है। 2 देखते हैं, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाटर वेलोसिटी दे रहा है 2। बोले वाटर वेलोसिटी दे रहा है 2, तो बोले ये भी मालूम हो गया, टीडी भी मालूम हो गया, तो दोनों मिलाएंगे तो बी मिलेगा, तभी तो कैपिटल डी निकलेगा। बोले 1 और 2 को मिलाने से भी मेरा काम नहीं होने वाला है, ये भी हटा सकते हैं ना, ये तो जानते हैं इस चीज को, इसका क्या मतलब होता है, तो ये भी गया। अब थर्ड वन, नदी के रास्ते शहर ए से शहर बी जाने में और वापस शहर ए आने में 8 घंटे का समय लगता है। थर्ड इंफॉर्मेशन देता है टीडी प्लस टीयू, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम बराबर 8 आवर्स, ये दिया हुआ है। अब इसको अगर इसको मिला दें, आ जाएगा ना, ये दोनों वैल्यू आ गया। अब जरा देखिए, W मालूम, TD मालूम, W मालूम, TU मालूम, तो बतलाएंगे B निकल जाएगा। कारण है कि ये कैपिटल D तो दोनों बराबर है, तो इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू तो इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, W और TD TU मालूम है, तो B का वैल्यू आ गया, आ जाएगा। और बोले जब B का वैल्यू आ जाएगा और ये दोनों पता है, तो कैपिटल D निकल गया, हो गया आंसर तैयार। तो इस केस में आंसर क्या देंगे, ऑल, सब मिला दें। बनाना चाहिए इतना ही से, इतना ही से आपका काम होना चाहिए। अब आप लोग क्या कर देते हैं एग्जाम में, कहते अरे कहाँ भी इतना कहाँ पता चला, निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है वो निकालने का प्रयास करते। तो बोले डिस्टेंस इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू टी डी इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू इंटू टी यू। अब ये सब चीज एग्जाम के हिसाब से बेकार, समय बर्बाद है। मेरा काम तो हो गया, आंसर तो वहीं टिक हो गया उतना ही में। अब बोलिए b प्लस 2 इंटू 3, b माइनस 2 इंटू 5, 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 5b माइनस 10, इसको उधर भेजते हैं। 5b माइनस 3b, इसको इधर बुलाते हैं। 2b बराबर 16, बोले b इज इक्वल टू 8। कहाँ b निकल गया। अब इस पर भी तसल्ली नहीं होता है। 8 माइनस 2 गुना 5, 6 पचे 30, इतना पर भी नहीं तसल्ली होता है। इस पर भी चेक कर लेते हैं जरा सा। यही सब सोचिए, एग्जाम के हिसाब से बेकार गया समय, 10 या 30, कहाँ दोनों से तो मिल गया, लेकिन बाद में जितना हम काम किए कोई फायदा नहीं। अब वो 30 आए या 32 आए, वो तो यहीं से आइडिया हो गया कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा उस केस में, ठीक है। तो मैथ्स में भी डेटा सफिशिएंसी रहेगा, तो जिस चैप्टर से रहे उस चैप्टर पर कमांड रखिए, बेसिक चीज एकदम ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन आराम से उसमें बन जाता है। और हम लोग समय बर्बाद करते हैं कैलकुलेशन में। कहीं नहीं मांगता है, मैथ्स में भी थोड़ी मांगता है कैलकुलेशन, सफिशिएंसी में थोड़ी कैलकुलेशन मांगता है। कहता है कौन सफिशिएंट है बतलाओ, तो कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना कहेंगे हाँ ये तो है, सब दिया हुआ मिल जाएगा इसमें आंसर।